हे गाइस, दिस इज़ मानसी कौशिक और आज हम अपनी एंशंट हिस्ट्री सीरीज़ का सेकंड पीरियड करने वाले हैं कंप्लीट, दैट इज़ वैदिक पीरियड। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आपको जस्ट ऊपर राइट वाले आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिएगा ताकि आप जब इसे देखो तो आप रिलेट कर पाओ। और ऑल्सो अगर आप अभी नहीं देख सकते हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल कर रख लो ताकि आपको याद रहे कि ये आपको देखनी है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि आप चीज़ें जो है सीरीज़ में कर पाओगे। ठीक है, अब आगे आते हैं वैदिक पीरियड पर। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो वैदिक एज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना था। वैदिक एज का टाइम पीरियड एज यू कैन सी 1500 BC टू 600 BC तक का टाइम पीरियड था। दैट इज़ अराउंड 900 ईयर्स जो थे वो वैदिक एज कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ आर्यंस। अब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको अच्छे से पढ़ाया था जब लास्ट में डिक्लाइन होने के कुछ रीजंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उसमें से सबसे जो मेन रीज़न माना जाता है कि डिक्लाइन क्यों कर गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो यही था कि आर्यंस ने उन पर अटैक किया और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आर्यंस जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, उसी एज को हम कह रहे हैं वैदिक एज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ आर्यंस। अब ये क्या है, ऐसी एज जिसमें आर्यंस जो है इंडिया में आ गए थे। अभी तक तो यही माना जाता है कि इंडिया में आए थे आर्यंस। ठीक है, कुछ फिलोसफर्स कुछ अलग थ्योरीज रखते हैं, कुछ फिलोसफर्स जो है वो यही थ्योरी रखते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज में दे यूज टू कम्युनिकेट, तो वो लैंग्वेज थी हमारी संस्कृत। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो है संस्कृत बोला करते थे और एक दूसरे से संस्कृत में ही कम्युनिकेट करते थे। इसलिए आप देखते हो हमारे जितने भी वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो पहले वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आए थे, पहले बहुत स्मॉल नंबर्स में आए थे और कुछ वैलीज और प्लेन्स में, पंजाब के कुछ वैलीज और प्लेन्स में वो रुके थे, पहले कम अमाउंट में आए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप पहले याद रखिएगा कि जब वो वैलीज और प्लेन्स ऑफ पंजाब में थे, जब वो छोटे अमाउंट में आए थे इंडिया में, तब तक सिर्फ क्या चल रहा था, अर्ली वैदिक एज। ठीक है, उसके बाद जब उनका नंबर इंक्रीज होने लग गया एंड दे वर मूविंग फॉरवर्ड, पंजाब के एरिया से होकर वो सेंट्रल की तरफ जाने लग गए, गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ जाने लग गए, तब क्या आ गया हमारा लेटर वैदिक एज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि दो तरीके के फिलोसफर्स माने गए हैं इंडिया में। सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है मैक्स म्यूलर की। मैक्स म्यूलर ने ये कहा था कि जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं सेंट्रल एशिया से। ठीक है, यही अभी तक सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई है, सेंट्रल एशिया से आए हैं। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो उन्होंने ये कहा था कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन से। ठीक है, उनका ये मानना था कि आर्यंस जो हैं वो आर्कटिक से हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ से माना जाता है दे हैव अराइव्ड, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल एशिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं वैदिक एज। देखो आपको आगे ये भी पढ़ना होगा कि जो वैदिक एज है वो फर्दर दो पीरियड्स में डिवाइडेड है, दैट इज अर्ली वैदिक एज एंड द नेक्स्ट इज लेटर वैदिक एज। ठीक है, उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया, क्यों उनको स्पेसिफिकली दो पीरियड में ही डिवाइड किया गया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका पॉइंट है अर्ली वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरियाज कॉल्ड सप्त सिंधु। अभी मैंने बताया कि वो कम अमाउंट में आए थे और वो कहाँ पर रह रहे थे, प्लेन्स एंड वैलीज ऑफ पंजाब। ठीक है, तो जिस एरिया में वो रह रहे थे उसको हम कहते थे सप्त सिंधु। मतलब क्या है उसका, एरिया ऑफ 7 रिवर्स, ऐसा एरिया जो 7 रिवर्स से कंपोज्ड था। अब उन रिवर्स के नाम क्या है, सिंधु। ब्रैकेट में जो नाम आपको दिख रहे हैं वो उनके आज के नाम है। ठीक है, ये नाम है उनके ऋग्वैदिक नाम जो पुराने नाम है, और ये उनके करंट नाम है। सिंधु नाम था जिसको अब हम इंदस के नाम से जानते हैं, वितास्ता जिसको झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसको चेनाब कहते हैं, पुरुषनी जिसको रावी कहते हैं, विपाश जिसको बीस कहते हैं, शतुद्री जिसको सतलज कहते हैं, एंड द लास्ट इज सरस्वती। ये 7 रिवर्स थी जहाँ पर वो रहते थे और इस एरिया को इसलिए हम क्या कहते थे, सप्त
सिंधु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। द होली बुक ऑफ ईरान ज़ेंड एवेस्ता इंडिकेट्स द एंट्री ऑफ आर्यंस टू इंडिया बाय ईरान। ठीक है, जो ईरान की एक होली बुक है जिसका नाम है ज़ेंड एवेस्ता, वो ये इंडिकेट करती है कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया में ईरान से होकर आए हैं। ठीक है, तो बुक का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे आते हैं वैदिक लिटरेचर पर। मेन वैदिक लिटरेचर, वैदिक नाम क्यों रखा गया, क्योंकि मेनली इसमें जो वेद थे हमारे वो लिखे गए इस पीरियड में। ठीक है, तो 4 हमारे मेन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आपको याद ये भी रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वेदात्रिय। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एक बार ये पूछ चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें ओल्डेस्ट वेद की, तो ऋग्वेद हमारा क्या है, ओल्डेस्ट वेद है। और अगर हम बात करें कि मोस्ट रीसेंट कौन सा है, तो मोस्ट रीसेंट हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा मोस्ट रीसेंट है। ठीक है, चलो पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं। ठीक है, जो ऐसे हाइम्स हैं जो भगवान को प्रेज करते हैं। ठीक है, 102 हाइम्स जो कि भगवान को प्रेज करती हैं। ऑल्सो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ण सिस्टम भी लाया गया था, मतलब वर्णों के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब वो 4 वर्ण थे जो डिफरेंट वर्ण आप अभी भी देखते हो। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अर्ली टाइम में ये जो वर्ण थे ये ऑक्यूपेशन बेस्ड थे। ठीक है, लेकिन लेटर में क्या हुआ, ये हो गए, मान लीजिए अगर आपके फादर ब्राह्मण हैं तो आप भी ब्राह्मण होंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से माना जाता था कि आप इस वर्ण से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो ऋग्वेदा में आपके 102 हाइम्स हैं जो कि भगवान को प्रेज करते हैं, गॉड को प्रेज करने के लिए हैं। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें तो इसमें आते हैं आपके रूल्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। अभी आप आगे देखोगे कि सेक्रीफाइसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को खुश करने के लिए सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, और सेक्रीफाइसेस हमारे दोनों ही टाइम में, अर्ली और लेटर दोनों ही टाइम में सेक्रीफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट देखे गए। ठीक है, अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद में बेसिकली क्या है, सॉन्ग्स का कलेक्शन है। ठीक है, सॉन्ग्स का कलेक्शन है, और ऐसा मानते हैं कि जो इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन है वो सामवेद से ही हुआ है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें चार्म्स और स्पेल्स हैं जो कि उस टाइम डिसीजेस या फिर कोई ईवल जो लोग मानते थे अगर वो आ जाता था तो उन सबको भगाने के लिए, दूर रखने के लिए जो स्पेल्स हैं वो सब किस में है, अथर्ववेद में दी हुई हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कुछ सपोर्टिंग लिटरेचर्स पर। ठीक है, अब सपोर्टिंग लिटरेचर्स की बात करें तो पहला है ब्राह्मणास, देन आर्यंकास एंड देन उपनिषद्स। ठीक है, अब देखो ब्राह्मणास में क्या है आपके, इसमें जो हाइम्स है ना, जो हाइम्स हैं वेद में उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हाइम्स का एक्सप्लेनेशन है। और आर्यंका की बात करें तो यहाँ पर इनको हम कहते हैं फॉरेस्ट बुक्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं फॉरेस्ट बुक्स। उस टाइम जो है फॉरेस्ट में लोग रहा करते थे, तो वही उससे ही रिलेटेड इसमें राइट्स, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में दिया हुआ है। उपनिषद की बात करें तो ये कुछ ऐसे फिलोसफिकल टेक्स्ट थे। टोटल याद रखिएगा कि हमारे कितने उपनिषद थे, 108 उपनिषद हमारे टोटल हैं। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो पर्टिकुलर ये फ्रेज है ये हमारा लिया गया है फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू, अब आगे आते हैं हमारे 2 महाकाव्य लिखे गए थे जिनको हम एपिक्स के नाम से जानते हैं। पहला रामायण और दूसरा महाभारत। अब क्योंकि लॉकडाउन में आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने रामायण और महाभारत दोनों टीवी पर चलाने शुरू करे थे, तो आई होप इनके बारे में पूरी डिटेल्ड आपको पता होगी कि रामायण में क्या लिखा गया। वैसे भी आपको अपने रिलीजन के बारे में इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए और सबको पता होंगी। ठीक है, तो रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो किसने लिखी थी, बाय महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि लिखी रामायण। महाभारत की बात करें तो महाभारत लिखी हमारी वेद व्यास ने। ठीक है,
याद रखिएगा इसमें। बाकी पूरी इनकी जो कहानियां हैं वो आपको पता ही हैं, वो आपको पता होनी भी चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं डिविजन्स ऑफ वैदिक एज, मतलब कितने फेजेस थे वैदिक एज के। तो हमारे 2 फेजेस थे वैदिक के, 2 चरण थे। एक है हमारा अर्ली वैदिक एज और दूसरे को हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। टाइम पीरियड याद रखिएगा 1500 to 1000 BC तक को हम कहते हैं अर्ली या फिर ऋग वैदिक पीरियड। 1000 to 600 BC को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो ऐसा 1000 BC में क्या हुआ कि इस यहाँ तक तो अर्ली था और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा लेटर। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि अराउंड 1000 BC में हमारी आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। आयरन की डिस्कवरी हो गई थी इस टाइम में। और आयरन की डिस्कवरी होने पर देखो क्या होता था ना, आर्यन जो है वो मेजरली कैटल रियरिंग पर बेस्ड सारे काम करते थे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल वगैरह वही थी। अब क्या है, आपको चाहिए मैदानी एरिया रियरिंग के लिए, ठीक है। मतलब उनको अगर कुछ खाना है तो वो मैदान से ही खाएंगे, ग्रास, छोटी छोटी ग्रासेस खाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया से वो इतने अच्छे से ग्रेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आयरन की डिस्कवरी से ये हुआ कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने शुरू कर दिए। टूल्स बनाना इसलिए उनके लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि आगे फॉरेस्ट एरिया जितना था वो उसको क्लियर अप कर सकते थे और उसको क्लियर करने के साथ साथ वो मूव कर सकते थे टू द प्लेन्स, जहाँ पर मैदानी एरिया हो, ताकि जो कैटल्स वगैरह उनके पास हैं वो ग्रेज कर सकें, ठीक है। तो आयरन की डिस्कवरी वॉज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। चलो अब आगे आ जाते हैं हमारे अर्ली वैदिक एज पर, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऋग वैदिक एज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल हमारी ऋग्वेद में दी है। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, रिलीजनल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये सब उसमें दिया हुआ है, जो को हमें थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड में, तो सबसे पहले कुल वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, तो हमारी थी कुल। जना और ट्राइब बीइंग द हाईएस्ट, और हाईएस्ट अगर आपसे पूछेगा तो जना, या जिसको हम ट्राइब भी कहते हैं, वो हाईएस्ट यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट विमेन एंजॉयड इक्वल पावर। पेट्रियार्कल का मतलब होता है यहाँ पर कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी, या जिसको आप कह सकते हो कि पितृसत्ता, ठीक है। तो मतलब कि मेल जो है वो डोमिनेंट था, बट इसमें देखो आगे लिखा है विमेन एंजॉयड इक्वल पावर। ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर वुमेन की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनको कुछ भी करने की फ्रीडम नहीं थी। देवर एज फ्री एज मैन, और उनको सारे राइट्स इक्वल थे। जितनी भी असेंबलीज वगैरह थी वो सब विमेन अटेंड करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि विमेन यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो विमेन ऑल्सो एंजॉयड इक्वल पावर। मोनार्की वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ठीक है। मोनार्की भी वहाँ पर देखी गई। अब देखो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपके इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो एक सिंपल फैमिली है, ठीक है। अगर मल्टीपल फैमिलीज एक साथ मिल जाती हैं, मल्टीपल फैमिलीज एक साथ मिल जाती हैं, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, एक ग्राम फॉर्म करती हैं, ठीक है। एक ग्राम फॉर्म करती हैं जिसको हेड कौन करता है, ग्रामिणी, ठीक है, हेडेड बाय ग्रामिणी। अब बहुत सारे विलेजेस, मतलब बहुत सारे ग्राम जब एक साथ मिल जाते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ विलेजेस बन जाता है, तो आगे क्या फॉर्म होता है, एक वीसु, या जिसको हम कहते हैं एक क्लैन फॉर्म होता है, ठीक है। जिसको कौन हेड करता है, उसको हेड करता है विषयपति, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक फैमिली है, बहुत सारी मल्टीपल फैमिलीज हो जाएंगी तो क्या बना देंगी, ग्राम बना देंगी। बहुत सारे ग्राम या विलेजेस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनाते हैं, वीसु और क्लैन, जिसको हम विषयपति भी कहते हैं। आगे बात करते हैं और पॉलिटिकल चीज़ें क्या थी। देयर वर 2 पॉपुलर बॉडीज, कुछ 2 पॉपुलर बॉडीज थी, सभा और समिति, ठीक है। गण एंड विधत भी पॉपुलर थे, लेकिन जो मेन पॉपुलर बॉडीज थी वो हमारी सभा और समिति थी, ठीक है। सभा की बात करें तो इसमें कुछ नहीं था, इसको हम कहते हैं एक तरीके से काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है।
इसमें जो बड़े बड़े लोग जो मतलब आपके सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो इसमें आते थे और बड़े लोगों की सभा एक तरीके से होती थी। समिति इज अ नॉर्मल पीपल का ग्रुप, ठीक है। आगे गण और विदित भी पॉपुलर थे। आगे बात करते हैं हेड ऑफ द राष्ट्र। आपका जो राष्ट्र का हेड है उसको कहा जाता था राजन, या जिसको हम कहते हैं किंग, राजा भी कहा जाता था, ठीक है। अब इनके नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कुछ ट्राइबल किंगडम उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, उनके नाम हैं भरत, मत्स्य, यदु और पुरु, ठीक है। तो 4 आपके ट्राइबल किंगडम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट करते थे वो थे भरत, मत्स्य, यदु एंड पुरुष। अब आगे आ जाते हैं कि सोसाइटी कैसी थी। अभी ये सब कुछ हमारा अर्ली वैदिक एज का ही चल रहा है, ठीक है। तो सोसाइटी की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 4 वर्ण एग्जिस्ट करते थे। याद रखना कि अर्ली वैदिक एज में जो 4 वर्ण थे वो बेस्ड थे किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डू, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन दे हैव। क्या वो करते थे अपने जीवन को कंप्लीट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बेसिकली उस पर, मतलब उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये कैसा था, ऑक्यूपेशन बेस्ड। मतलब कि मान लीजिए ये कोई लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, किसी का स्टेटस ऊपर नीचे नहीं था यहाँ तक, ठीक है। सिंपल एक लाइन पे 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये ग्रुप कुछ और काम करता है, ये ग्रुप कुछ और, ये ग्रुप कुछ और ये ग्रुप कुछ और। यहाँ तक सिर्फ यही माना जाता था कि ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा है या नीचा है, सब सेम लाइन पर हैं, ठीक है। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। आर्यंस वर फॉन्ड ऑफ सोम, सुरा, फूड एंड ड्रेसेस। अच्छा, ये सोम और सुरा की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। सोम, देखो मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइसेस इन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। तो जब भी ऐसी कोई सेक्रीफाइशियल सेरिमोनी टाइप की कुछ होती थी तो दे यूज टू ड्रिंक सोम, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा, सोम रस कहकर भी कई बार अपने लेजेंड्स में सुना होगा। तो ये कब पी जाती थी? ड्रंक एट सेक्रीफाइसेस, ठीक है, सेक्रीफाइसेस के टाइम पर। और ये रिलीजन द्वारा मतलब सेंटिफाइड थी, इट वाज गिवन परमिशन टू। अगर हम सुर की बात करें तो ये क्या थी, थोड़ी पोटेंट ड्रिंक थी और ये प्रीस्ट द्वारा डिसअप्रूव्ड थी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। आर्यंस यूज टू वर्शिप काउज। अच्छा, यहाँ पर काउज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अर्ली वैदिक एज में काउज जो हैं वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती थी, मतलब कि जिसके पास जितनी ज़्यादा काउज हैं उतना ज़्यादा वेल्दी वो इंसान माना जाता था। और आर्यंस जो हैं, उस टाइम के जो आर्यंस थे वो काऊ की, गाय की पूजा भी करते थे, जिसको आपने गावधन भी सुना होगा। रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउज, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ज़्यादा वेल्दी माना जाता था, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं, इकोनॉमी कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट, मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग। मेन ऑक्यूपेशन उनकी क्या थी? मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन उनका मेन जो है ऑक्यूपेशन था। सेकंड, अ वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमत, ठीक है। एक वेल्दी पर्सन जिसके पास बहुत सारी गायें होती हैं, मैंने बताया गाय जो है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे अभी के टाइम पे करेंसी रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही उस टाइम गाय को माना जाता था। अ वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमत। बहुत धनी व्यक्ति अगर कोई होता था तो उसको हम गोमत कहते थे, और उसकी जो डॉटर होती थी, उसकी जो बेटी होती थी, उसको हम कहते थे दुहित्री, ठीक है, द वन हु मिल्क्स द काउस। थर्ड पॉइंट की बात करें, मोस्ट ऑफ देयर वॉर्स वर फॉट फॉर काउ। उनकी ज़्यादातर जितनी लड़ाइयाँ हुई वो किसके ऊपर हुई? काउस के ऊपर हुई, गायों के ऊपर हुई। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कारपेंट्री वॉज अ इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। बढ़ाई वगैरह का जो काम है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बना, और वो क्या बनाते थे? बेसिकली चैरियट्स और प्लोज बनाते थे, ठीक है, रथ और हल जिनको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इकोनॉमी में और क्या इंपॉर्टेंट था। स्पिनिंग वॉज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थी। कॉटन एंड वूलन फाइबर्स वर मेड। स्पिनिंग आपने देखी होगी, कई बार मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं स्पिनिंग। इससे क्या, कॉटन और वूलन फाइबर्स जो हैं प्रोड्यूस किए जा रहे थे, ठीक है।
पॉटर्स मेड वेरियस काइंड ऑफ वेजल्स फॉर डोमेस्टिक यूज़। पॉटर्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेजल्स बना रहे थे, किसके लिए? डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ठीक है। ट्रेड वॉज कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी करेंसी, मतलब पेपर करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब कि आपको कोई भी चीज़ मिलेगी तो उसके बदले आपको कोई चीज़ देनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कहीं गांव में रहते हो तो अभी भी वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप उनको वीट वगैरह देते हो तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सामान लेना है वो आप उससे खरीद सकते हो। इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब आगे आ जाते हैं रिलीजन पर, ठीक है। आर्यंस, अच्छा ये सारा अभी तक जो भी चल रहा है ये हमारा अर्ली वैदिक एज ही चल रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो अब रिलीजन की बात करें तो आर्यंस जो हैं they worshipped natural forces like earth, फायर, विंड, रेन और थंडर। ये जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो उन सबको वर्शिप किया करते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछेगा जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट ऋग वैदिक गॉड्स वर पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण एंड इंद्र, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद का सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन सा था। ये सारे गॉड्स तो दिए हुए हैं आपको, लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन से थे, तो याद रखिएगा इंद्र। ये क्या है आपके मोस्ट पॉपुलर, या आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंद्र थे। ये याद रखिएगा, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड की बात करें तो अग्नि जो है वो हमारे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड माने गए, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। देयर वर फीमेल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर वर फीमेल गॉड्स लाइक अदिति एंड उषा। अदिति एंड उषा नाम के दो फीमेल हमारे गॉड्स भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम कोई भी टेम्पल्स नहीं थे और कोई मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। द की मीडियम ऑफ वर्शिप वॉज यज्ञ और सेक्रीफाइस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उनका जो वर्शिपिंग का मेथड था, जो पूजा का तरीका था, वो यज्ञ के थ्रू था, ठीक है। अब यज्ञ में आप देखते हो कि हम किसका यूज़ करते हैं, अग्नि का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता था कि अग्नि जो देव थे वो इंटरमीडिएट थे बिटवीन द पीपल एंड द गॉड। आप देखते हो कि आप कोई भी चीज़ भगवान को चढ़ाते हो तो आप अग्नि में उसको डालते हो ना, तो इसीलिए उनको माना गया कि वो इंटरमीडिएट है बिटवीन गॉड एंड नॉर्मल पीपल, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी सारी अर्ली वैदिक एज की। अब आगे आ जाते हैं लेटर वैदिक एज पर, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1000 to 600 BC, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ पंजाब तक ही रहते थे, सीमित थे, ठीक है। क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए पूरा आगे फॉरेस्ट एरिया था। फॉरेस्ट को कट करना और इतना ह्यूज पॉपुलेशन को आगे मूव कराना इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई, उन्होंने शार्प टूल्स बनाने शुरू करे और शार्प टूल्स की मदद से वो लोग मूव कर पाते थे। कहाँ पर? फर्दर मूव कर पाए, ठीक है। तो वो फर्दर मूव करे ईस्ट में इन लेटर वैदिक एज। और ये आपको पता कहाँ से चलता है, ये याद रखिएगा, ये आपको पता चलता है सतपथा ब्राह्मणा, ठीक है। सतपथा ब्राह्मणा रेफर्स, ठीक है, वो बताती है आपको एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स, कि आर्यन जो है वो ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स में जो है एक्सपेंड होने लग चुके थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने आपको 4 ट्राइबल किंगडम्स बताए थे, जिसमें से पुरु और भरत थे, ठीक है। तो पुरु और भरत मिलके फॉर्म हुए कुरु। तो याद रखिएगा, लेटर वैदिक एज में कुरु और पांचाल किंगडम्स जो थे वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे बिगिनिंग में, लेटर वैदिक एज के बिगिनिंग में। लेकिन उसके बाद उनका भी फॉल हो गया, कुरु और पांचला का। लेकिन उसके बाद और किंगडम आगे आए, जैसे कौसाला, काशी एंड विदेहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी लेटर वैदिक एज में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी चल रही थी। देखिए,
लार्जर किंगडम्स, अभी क्या हुआ कि और ज़्यादा लोग आ गए, ठीक है, पहले कम लोग थे, अब और ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि वो लोग मूव कर पा रहे थे फॉरवर्ड, तो उतने ही ज़्यादा लोग हो रहे थे, और ज़्यादा लोग हो रहे थे इसका मतलब ज़्यादा किंगडम फॉर्म होंगे। लार्जर किंगडम्स वर फॉर्म्ड, बहुत सारे लार्ज किंगडम्स जो है वो फॉर्म हो रहे थे। मैनी जनाज और ट्राइब्स, पहले जनाज थे हाईएस्ट यूनिट जो हमने बताई थी, बहुत सारे जनाज और ट्राइब्स जो सब मिलकर उन्होंने क्या फॉर्म करे, जनपद, जिनको हम राष्ट्र भी कहते हैं। अब जो हम अगला टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा महाजनपद, ठीक है, तो वो जनपद से ही मिलकर बनेंगे, वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रॉयल पावर इंक्रीज्ड अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द किंगडम। अब जैसे जैसे किंगडम का साइज इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है जो रॉयल पावर होगी, किंग की जो रॉयल पावर होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके अंडर उतने ही ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। कुछ न्यू ऑफिशियल्स भी यहाँ पर ऐड किए गए, पहले ये ऑफिशियल्स नहीं एडेड थे, कुछ न्यू ऑफिशियल्स भी ऐड किए गए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। उनका नाम आप देख सकते हो, टैक्स कलेक्टर जिसको हम कहते हैं बागुदा, चैरिटियर जिसको आप कहते हो सूत, और सारथी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने महाभारत में पढ़ा होगा सूत पुत्र कर्ण, ठीक है, तो सूत पुत्र, सूत का मतलब होता है जो रथ हाँकता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने और भी पढ़ा होगा कि अर्जुन जो थे उनके सारथी बने कौन, श्री कृष्ण, ठीक है, तो चैरिटियर कहते हैं उन्हें। थर्ड आते हैं हम रॉयल मैसेंजर, रॉयल मैसेंजर जिसको कहते हैं शाही दूत, वो उसका नाम क्या था, अक्षपा। फोर्थ आते हैं चैम्बरलेन जिसको हम कहते थे खस्त्री, ठीक है, ये कुछ न्यू ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अब आ जाते हैं कि सोशल लाइफ कैसी थी लेटर वैदिक एज के लोगों की, ठीक है। द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी बिकेम क्लियर। फोर फोल्ड डिवीजन मैंने आपको बताया था कि चार जो ग्रुप्स में कह सकते हो सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी पहले, वो अब क्लियर हो चुका था। पहले इनिशियली मतलब हम अगर बात करें अर्ली वैदिक एज में वो किस पर बेस्ड था, मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, पर धीरे धीरे कैसा हो गया वो, हेरिडिटरी, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र, ठीक है। ऐसा हो गया कब, कहाँ पर आके, लेटर वैदिक एज में। देख सकते हो ब्राह्मण जो वो कौन से थे, प्रीस्ट। क्षत्रिय कौन होते थे, जो वॉरियर्स होते थे, मेजरली जो किंग्स वगैरह बनते थे वो क्षत्रिय ही बनते थे। वैश्य कौन होते थे, ये है ऑक्यूपेशन बेस्ड, लेकिन बाद में वो हेरिडिटरी हो गया था। वैश्य कौन हुआ करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट, ट्रेडर्स एंड कैटल रियरर्स। और शूद्र कौन होते थे, जो इन तीनों को सर्व करते थे, वो शूद्र होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे वो आपस में एक दूसरे से शादी करा सकते थे, लेकिन शूद्रों से शादी कराना अलाउड नहीं था, और शूद्रों को यहाँ पर नॉन आर्यंस भी कहा जाता था। चलिए सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। वुमेन वर कंसीडर्ड इंफीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मेन। जैसा आपने अर्ली वैदिक एज में देखा कि वहाँ पर विमेन को फ्रीडम दी जा रही थी, वहाँ पर विमेन इंजॉय इक्वल फ्रीडम, इक्वल राइट्स, लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हुआ कि विमेन जो है उसको हीन भावना से देखा जाने लग गया, और वो मेन के सबऑर्डिनेट मतलब मेन से नीचे माना जाने लग गया वुमेन का स्टेटस, ठीक है। दे ऑल्सो लॉज देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। जैसा आपने अर्ली वैदिक एज में देखा कि वो अपनी जो असेंबलीज होती थी उनमें बहुत अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो असेंबलीज या किसी भी चीज़ में पार्ट ले नहीं सकती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणा, अ डॉटर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ माइजरी। ऐत्रेय ब्राह्मणा के अनुसार एक बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है, कब, लेटर वैदिक एज में, ठीक है। अब आगे आते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र appeared in this age first time। गोत्र का जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ कब आया, लेटर वैदिक एज में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोत्र, अभी भी आपने सुना होगा कि हर एक फैमिली का एक पर्टिकुलर गोत्र होता है। गोत्र का मतलब क्या होता है कि दे डिसेंड फ्रॉम सेम फैमिली,
मतलब कि उनके कहीं ना कहीं दूर दराज के एंसेस्टर्स जो है वो सेम रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और हमारी सोसाइटी में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं गोत्र एक्सोगेमी। इसका नाम शायद आपने सुना होगा। गोत्र एक्सोगेमी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका गोत्र सेम है तो आप उस इंसान से शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ऑल्सो इसका मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं वो इंसान, वो लड़की या लड़का पर्टिकुलर आपका दूर दराज का कई भाई बहन होता है, जिसको हम कहते हैं गोत्र एक्सोगेमी, ठीक है। इस प्रोसेस को कि अगर आपका सेम गोत्र है तो यू कैन मैरी ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देयर वर फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं आश्रम्स, ठीक है। 4 स्टेजेस में लाइफ को बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य में मेजरली फोकस होता था, मतलब अभी आप एजुकेशन पर ही अपना फोकस करोगे, डिवोटेड टू एजुकेशन। गृहस्थ की बात करें तो यहाँ पर मैरिड लाइफ इंसान अपनी लीड करता है, मैरिड लाइफ को लीड करेगा और अपनी फैमिली को आगे फर्दर लीड करेगा। वानप्रस्थ की बात करें तो यहाँ पर वो फॉरेस्ट लिविंग, मतलब कि फॉरेस्ट में जाके रहने लगेगा, अपनी पूरी फैमिली वगैरह छोड़ के, उन सबको लीड करा के या फैमिली के साथ वानप्रस्थ करेगा। संन्यास क्या होता है? संन्यास मतलब कि जैसे कहते हैं ना, सारी माया से दूर हो जाना एंड संन्यास ले लेना, ठीक है। यही सब, ये क्या है, हमारे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिनको हम आश्रम भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि लेटर वैदिक एज में इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आयरन जो है उसकी डिस्कवरी हो गई थी 1000 BC में, इसलिए उन लोगों के लिए मूव फॉरवर्ड करना काफ़ी ईजी था। तो आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन दिस पीरियड एंड दिस इनेबल्ड द पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट एंड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। आयरन से वो लोग अच्छे अच्छे टूल्स बनाते थे और उनसे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर सकते थे, ताकि वो अपने लिए एग्रीकल्चर करने का, कल्टीवेशन करने का एक लैंड जो है वो बना सकें, जहाँ पर वो अच्छे से सब कुछ कल्टीवेट कर सकें और बड़े बड़े ट्रीज को वो अपने आयरन के टूल से काट सकें। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन। पहले आपने देखा था कि कैटल रियरिंग क्या थी, चीफ ऑक्यूपेशन थी। लेटर तक आते आते क्या हो गया, एग्रीकल्चर जो है वो चीफ ऑक्यूपेशन बन गई। बार्ले, राइस, वीट, ये जो है ग्रो कराने शुरू करे लोगों ने, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं रिलीजन पर। लेटर वैदिक एज में रिलीजियस बिलीफ कैसे थे लोगों के? तो फर्स्ट पॉइंट, गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र एंड अग्नि। जैसा हमने देखा कि अर्ली वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे? हमारे इंद्र। सेकेंड मोस्ट कौन से थे? हमारे अग्नि। इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी। वाइल प्रजापति, अब देखो नए गॉड्स यहाँ पर भर कर आए, प्रजापति, नारायण एंड रुद्र, ये 3 गॉड्स मेजरली फोकस थे। प्रजापति जिसको हम क्या कहते हैं, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जिन्होंने यूनिवर्स बनाया, जिसको आप अभी क्या कहते हो, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। देन आते हैं हमारे नारायण, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, हमारे यूनिवर्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं नारायण। फिर आते हैं हमारे रुद्र, जो कि क्या है, डिस्ट्रॉयर हैं। जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पाप बढ़ने लग जाएगा तो उसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, जिसको रुद्र को हम अब कहते हैं भगवान शिव, ठीक है, इनको शिवा कहा जाता है अभी के टाइम में। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, सेक्रीफाइसेस वर स्टिल इम्पॉर्टेंट बट रिचुअल्स बिकेम मोर एलेबोरेट, ठीक है। सेक्रीफाइसेस अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लोग अभी भी बहुत सेक्रीफाइसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बट इनके जो रिचुअल्स थे, मतलब जब भी आप कोई सेक्रीफाइस करते हो तो आप देखते हो कि उसके साथ साथ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ पूजा वगैरह जो है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है, वो थोड़ी एलेबोरेट हो गई थी। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो रिचुअल्स हैं ये परफॉर्म किए जाते
थे बाय दी प्रीस्ट। इसका मतलब उनकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ये जो रिचुअल्स थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होने लग गए और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फजी लगने लग गई कुछ लोगों को। और आपको पता है हमेशा सोसाइटी में दो तरीके के तो लोग होते ही होते हैं, एक होते हैं जो हर पॉलिसी को हाँ हाँ करते हैं और एक होते हैं जो हर पॉलिसी को ना ना करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोग थे जिनको ये सारे बड़े बड़े रिचुअल्स पसंद नहीं आ रहे थे, वो इन रिचुअल्स के बहुत अगेंस्ट थे। आगे जाके आप ये भी देखोगे कि जिन लोगों को ये रिचुअल्स वगैरह अच्छे नहीं लग रहे थे उन्होंने आगे जाकर जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स को फॉलो करना शुरू करा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ऑल्सो द ऑथर ऑफ उपनिषद, जितने भी ऑथर थे उपनिषद्स के, उन लोगों ने भी कहा कि हमें ये यूजलेस ट्रेडिशंस और ये सब परफॉर्म नहीं करने हैं एंड इंसिस्टेड ऑन ट्रू नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो हमारी मैथोलॉजी है उसका ट्रू नॉलेज पर फोकस होना चाहिए फॉर पीस एंड साल्वेशन, फॉर शांति और मुक्ति, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में हुई, लेटर वैदिक एज में। अच्छा, ये सारा कुछ जो भी मैंने आपको अभी बताया है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना डीपली अगर इसको पढ़ा जाएगा तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। अब इतने क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्टर वे में बताया है। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाजनपद, फिर वहीं आगे हम पढ़ेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा एंशंट पूरा कवर करने के बाद हम आएंगे मेडिवल पर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे दो तीन चीज़ें हैं ये आप याद रखिएगा कि लेटर वैदिक एज में जो टाइप ऑफ मैरिजेस थी वो कैसी थी। ब्रह्म विवाह, जहाँ पर मैरिज ऑफ अ गर्ल विद अ बॉय ऑफ सेम वर्ण के अगर बॉय से किसी गर्ल की शादी हो रही है रिचुअल्स और राइट्स के साथ तो उसको हम कहते थे ब्रह्म विवाह। दैव्य विवाह क्या होता है, व्हेन फादर डोनेटेड हिज डॉटर टू अ प्रीस्ट एज अ पार्ट ऑफ दक्षिणा, जब एक पिता अपनी बेटी को किसी प्रीस्ट को दक्षिणा के रूप में दे देते थे तो उसको हम कहते थे दैव्य विवाह। तीसरा है हमारा अर्स विवाह, जिसको हम कहते हैं अ टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ को एंड अ बुल वॉज गिवन, ठीक है। टोकन ब्राइड दिया जाता था एक काऊ और बुल के फॉर्म में। प्रजापति विवाह, जहाँ पर डाउरी के बिना मैरिज की जाती थी उसको हम कहते थे प्रजापति विवाह। फिर आते हैं हमारे गंधर्व विवाह, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इट वाज अ काइंड ऑफ लव मैरिज जो कि उस टाइम वैसे प्रोहिबिटेड थी, ठीक है, लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। आगे आते हैं असुर विवाह, जिसको कहते हैं मैरिज बाय परचेज, मतलब कि आपने खरीद लिया किसी इंसान को, उसके थ्रू मैरिज फॉर्म हुई तो उसको हम कहते हैं असुर विवाह। फिर है पिशाच विवाह, जिसको हम कहते हैं सडक्शन ऑफ अ गर्ल वाइल स्लीपिंग और मेंटली अनस्टेबल ड्यू टू ड्रिंक। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो और आपने किसी को सेक्सुअली या मेंटली सिड्यूस किया है तो उसको हम कहते हैं क्या, पिशाच विवाह। फिर आते हैं राक्षस विवाह, मैरिज बाय अबडक्शन, मतलब कि आपने बिना उसकी मर्जी के उससे शादी की हो तो उसको हम कहते हैं राक्षस विवाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस ऊपर से आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं ये हमारे कुछ वैदिक रिचुअल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मेजर हमारे जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अश्वमेध, अ किंग परफॉर्म्ड देयर सैक्रिफाइस which meant control over the area in which the royal horse ran uninterrupted, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। मतलब जो किंग होता था वो अपने हॉर्स को ऐसे ही छोड़ देता था और जितने एरिया को वो अनइंटरप्टेडली कवर करता था वो पूरा एरिया जो है उस किंग के अंडर मान लिया जाता था, ठीक है। द सेरेमनी लास्टेड फॉर 3 days एट द एंड विच द हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, हॉर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजसूय, उपन्याय, पुंसयम, जठकर्मा, ये सारी चीज़ें ऊपर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और करंट अफेयर्स, अगर आपने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स साथ साथ कवर नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको जस्ट अभी राइट वाले आई बटन में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।